राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कहर का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की सत्ता पर काबिज सरकारें जिम्मेदारी से भागती क्यों हैं? क्या दिल्ली में प्रदूषण के पीछे आम जनता जिम्मेदार है? दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी है। रेड जोन में देश की राजधानी डरा रही है। यहाँ सांसों की जंग छिड़ी हुई है, हमेशा की तरह, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण एक लंबे समय से बढ़ती हुई समस्या रही है। आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली में पिछले 3 सरकारों के कार्यकाल के दौरान पॉल्यूशन को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या नीतियां, कानून और योजनाएं बनी। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। यूपीए 1 साल 2004 से 2009 तक, फिर यूपीए 2 2009 से 2014 तक और फिर एनडीए 2014 से अब तक के दौरान इस मुद्दे पर कई नीतियां, कानून और योजनाएं लागू की गई। हालांकि हर सरकार का नजरिया अलग रहा। किसी सरकार ने उद्योगों और वाहनों को नियंत्रित करने पर जोर दिया, तो किसी ने हरित ऊर्जा और टेक्निकल सॉल्यूशन को प्राथमिकता दी। अगर हम शुरुआत करें यूपीए 1 सरकार यानी 2004 से 2009 के दौर की, तो इस दौर में प्रदूषण कंट्रोल करने की दिशा में कुछ जरूरी कदम उठाए गए। इस समय पर्यावरण संरक्षण कानूनों को मजबूत करने और उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों को कड़ा करने की कोशिश की गई। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति की नींव भी रखी गई। वाहनों के लिए भारत स्टेज उत्सर्जन मानक लागू किए गए ताकि वाहन प्रदूषण कम किया जा सके। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सीएनजी को सार्वजनिक परिवहन के लिए अनिवार्य बनाने का असर इसी समय देखने को मिला। फिर इसके बाद जब यूपीए सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई, तब 2009 से 14 के दौरान प्रदूषण के खिलाफ कोशिशों को और बड़े स्तर पर प्रभावी बनाने का काम किया गया। इस दौरान भारत ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम NAPCC भी कहते हैं, उसकी शुरुआत की। हालांकि इसी दौरान शहरी प्रदूषण लगातार बढ़ता गया, क्योंकि वाहनों की संख्या और निर्माण गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही थी। फिर आया साल 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार आई, जो लगातार 10 सालों से सत्ता में है। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर योजनाएं शुरू की। सबसे प्रमुख योजना थी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया। इस योजना का लक्ष्य 2024 तक देश के 122 प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण को 30 से 40% तक कम करना था। इसके साथ ही सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के जरिए कचरा प्रबंधन, खुले में शौच और गंदगी जैसी जमीनी समस्याओं पर फोकस किया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण नियंत्रण पर भी असर पड़ा। एनडीए सरकार ने वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए BS6 उत्सर्जन मानक लागू किए, जो यूरोप के स्तर के मानकों के बराबर है। ये कदम तकनीकी रूप से भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ी क्रांति साबित हुआ। इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम यानी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना शुरू की। इन कदमों का मकसद पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटाना और वायु गुणवत्ता सुधारना था। सरकार ने उद्योगों के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया, ताकि निगरानी आसान हो। साथ ही ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में भारी निवेश किया गया। हालांकि इन सभी कोशिशों के बावजूद दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण है बढ़ता वाहन ट्रैफिक, निर्माण धूल, पराली जलाना और औद्योगिक उत्सर्जन। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारों ने योजनाएं तो कई बनाई, लेकिन उनका जमीनी क्रियान्वयन अब भी सबसे बड़ी चुनौती है। जाहिर तौर पर पिछली 3 सरकारों ने प्रदूषण से लड़ने के लिए अपने अपने स्तर पर कई नीतिगत और तकनीकी पहल की है। यूपीए सरकारों ने नीति और संस्थागत ढांचा मजबूत किया, जबकि एनडीए सरकार ने टेक्नोलॉजी और बड़े मिशन के जरिए इस व्यापक स्तर पर लागू करने की कोशिश की। लेकिन भारत में प्रदूषण नियंत्रण तभी असरदार साबित होगा जब इन योजनाओं पर राज्यों और नागरिकों दोनों का समान सहयोग मिले। When there is a will, there is a way। ऐसा नहीं है कि शहरों के प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग को कभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कहा जाता था। वहाँ की हवा इतनी खराब थी कि लोग मास्क पहनकर घरों से निकलते थे और आसमान हमेशा धुंध से ढका रहता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बीजिंग की हवा पहले की तुलना में कहीं ज्यादा साफ हो गई है। चीन ने पिछले 1 दशक में प्रदूषण कम करने के लिए कई सख्त और योजनाबद्ध कदम उठाए, जिनके नतीजे अब दुनिया के सामने हैं। 2008 के ओलंपिक खेलों से पहले चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा कि वो अपने प्रदूषण के स्तर को कम करे। इसी के बाद चीन ने एक बड़े और लंबी अवधि वाले अभियान की शुरुआत की, जिसे ब्लू स्काई प्रोजेक्ट कहा गया।
इस अभियान का लक्ष्य था हवा को फिर से साफ करना और उद्योगों को सख्त पर्यावरणीय नियमों के दायरे में लाना। चीनी सरकार ने सबसे पहले कोयले पर निर्भरता घटाने का फैसला किया। देश भर में पुराने कोयला संयंत्रों को बंद किया गया और बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया। साथ ही चीन ने पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर रोक लगाई। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए भारी सब्सिडी दी। बीजिंग में हजारों इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई और टैक्सियों को भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला गया। इसके साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या सीमित करने के लिए ऑड इवन जैसे नियम लागू किए गए, जिससे ट्रैफिक और उत्सर्जन दोनों में कमी आई। चीन ने उद्योगों पर भी सख्ती बढ़ाई। जिन फैक्ट्रियों से अधिक धुआं निकलता था या जो पर्यावरण मानकों का पालन नहीं करती थी, उन्हें बंद कर दिया गया। इसके साथ ही हरित ऊर्जा और पेड़ लगाने पर भी जोर दिया गया। अब बीजिंग में नीला आसमान दिखना आम बात है, जो कभी दुर्लभ हुआ करता था। चीन की ये सफलता इस बात का उदाहरण है कि अगर सरकार सख्त नीति, निगरानी और तकनीक का सही इस्तेमाल करे तो प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। दुनिया भर में प्रदूषण आज एक वैश्विक संकट बन चुका है, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो, पानी का, मिट्टी का या प्लास्टिक कचरे का। हर देश किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित है। 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान पहली बार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को लेकर इंटरनेशनल नीतियां तय की गई। इसके बाद 2015 में हुआ पेरिस समझौता सबसे बड़ा कदम था, जिसमें लगभग 200 देशों ने कार्बन उत्सर्जन घटाने का वादा किया। इस समझौते का लक्ष्य था कि पृथ्वी का तापमान औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। अमेरिका में क्लीन एयर एक्ट और क्लीन वाटर एक्ट जैसे कानूनों के तहत उद्योगों पर सख्त निगरानी रखी जाती है। अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA लगातार वायु और जल प्रदूषण के स्तर की मॉनिटरिंग करती है और नियम तोड़ने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाती है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन डील नाम की नीति शुरू की है, जिसका लक्ष्य 2050 तक यूरोप को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। यानी जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही पेड़ लगाकर या तकनीक से उसे संतुलित किया जाएगा। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने में तकनीक का इस्तेमाल किया है। वहाँ फैक्ट्रियों को विशेष फिल्टर और क्लीनिंग सिस्टम लगाना जरूरी है, ताकि धुआं और रसायन सीधे हवा या पानी में ना जाए। अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में भी प्लास्टिक पर रोक लगाने और जंगलों की सुरक्षा के मामले में ठोस नीतियां बनने लगी हैं। ब्राजील ने अमेज़न जंगल की कटाई पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की है। साफ है कि प्रदूषण अब किसी एक देश की समस्या नहीं रही, बल्कि ये पूरी दुनिया की साझा चुनौती है। ये समझना जरूरी है कि प्रदूषण नियंत्रण सिर्फ सरकारी नीतियों से नहीं होगा, इसमें आम लोगों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। जब नीति, तकनीक और नागरिक जिम्मेदारी तीनों साथ चलेंगे, तभी दुनिया सच में प्रदूषण मुक्त बनेगी। इसीलिए कड़क ने एक मुहिम शुरू की है, सांस लूं या जी लूं। आप भी जुड़िए हमारी मुहिम से और कमेंट में लिखिए #right2breathe। साथ ही बताएं इंडिया कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री।